हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका रविवार की सुबह बहुत बहुत स्वागत कि आप लोग लर्निंग की इस नई सीरीज में आप यहाँ पे उपस्थित हुए। वैसे तो दोस्तों, मुझे लगता है दुनिया में लर्निंग जो है वो कंटिन्यूअस करते रहने का एक प्रोसेस है जो कि कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बट ये एक इस चीज में उपस्थित होना भी एक अपने आप में महत्व रखता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है अपनी जीवन का जो महत्वपूर्ण समय है उसका उपयोग करने से या तो घबराते हैं या शायद उनके अंदर इच्छा शक्ति का अभाव होता है। तो दोस्तों, आज मेरा ये टॉपिक है कि वाई मिड कैप नाउ। अभी के समय पर मिड कैप क्यों? हमें आगे इसका क्या सिनेरियो लगता है? पास्ट में इसने क्या ग्रोथ लोगों को बना करके दी? हमारे पास बहुत तरह की कैटेगरीज मार्केट में मौजूद होती है, पर इसी कैटेगरी को आज हमने फोकस क्यों किया है? आ, इस सेशन को पूरा आप ध्यान से सुने, इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करें, और आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप चाहे तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मैं सेशन को खत्म करने के बाद आपके हर क्वेश्चन का आंसर करने में जो है खुशी महसूस करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो भी मैं आप लोगों के बीच में डीप इंसाइट्स बताऊंगा, हो सकता है कुछ एग्जांपल्स भी मुझे आपको शेयर करना पड़े, लेकिन ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ आपके एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे ये सब एग्जांपल्स शेयर करूंगा। तो दोस्तों, अभी मैंने इस स्लाइड में बताया है कि टाइम टू गो लॉन्ग इन इंडिया, बट बाय व्हाट? इंडिया के पर लॉन्ग टर्म में ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी बनी हुई है, क्योंकि हमारे देश में 145 करोड़ लोग कंजम्पशन कर रहे हैं और उनकी पर कैपिटा इनकम धीरे 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 एवरेज बढ़ती जा रही है, लोगों की लाइफस्टाइल बढ़ रही है, लोगों का खर्च बढ़ रहा है, और यही खर्चा देश की इकोनॉमी को आगे चलाता है। हमसे और भी कुछ डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, बट वो एक या दो सेक्टर के ऊपर मेजरली अपना ग्रोथ दिए हैं। जैसे अमेरिका की बात करें तो वो टेक्नोलॉजी पर ही उनका मेजर फोकस रहा है, और अगर आप डे टू डे लाइफ में भी देखेंगे तो उनकी मेजर टेक्नोलॉजी कंपनीज के प्रोडक्ट को हम भी यूज कर रहे हैं। जैसे अमेजन, आपका एप्पल, गूगल, नेटफ्लिक्स, ये सब वहां की टेक्नोलॉजीज है। दूसरा बड़ी इकोनॉमी चाइना, लेकिन उसका मेजर फोकस जो रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर रहा है। भारत में तीसरी जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से बात करा जाए तो तीसरा नंबर आता है भारत का। पर भारत अभी तक सिर्फ सर्विस सेक्टर की तरफ उसका रुझान रहा था, लेकिन अब धीरे 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 सरकार के प्रयासों से और प्राइवेट सेक्टर के जो कैपेक्स हो रहे हैं उनके माध्यम से हम धीरे धीरे और भी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, और भी बहुत सारी चीजों पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बट उसमें से क्या खरीदना मेरे लिए बेहतर होगा, वो आज हम इस चर्चा में जानेंगे। दोस्तों, एक सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि अगर मैं दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी जो ग्रोथ कर रही है परसेंटेज वाइज, उसकी अगर बात करूं तो इंडिया का नंबर जो है सबसे शीर्ष पर आता है, जो कि जिसका जीडीपी 6.4% की रफ्तार से बढ़ रहा है, और अगले 6-7 सालों तक लगभग यही ग्रोथ का अनुमान हमें नजर आता है। वहीं पर और भी दूसरी कंट्रीज को अगर आप देखें तो वहां की ग्रोथ आपको हमारे इस जीडीपी की ग्रोथ परसेंटेज के मुकाबले कम दिखाई देगा। उसके बाद हमारा जो जीडीपी 2015, हमने पिछले 10 सालों में भी फास्टेस्ट ग्रोथ दर्ज की है। दो तो 2015 के अंदर हमारा जो जीडीपी का साइज था, इंडियन इकोनॉमी का साइज, वो था 2.1 ट्रिलियन डॉलर, जो कि 2025 आते आते 4.3 ट्रिलियन डॉलर टच कर गया।
यानी 105% की ग्रोथ करी। वहीं पर अदर कंट्रीज का नंबर भी यहाँ पे सामने दिया गया है, लेकिन उन्होंने परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, हमसे कम ग्रोथ किया है। वहीं आगे के समय पर हमें क्या लगता है कि हमारे देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा भी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आज के 20-30 साल पहले घर में एक व्यक्ति कमाने वाला होता था और 5 या 6 लोग खाने वाले होते थे। धीरे धीरे हर परिवार में बच्चे बड़े होने लगे, कहीं ना कहीं वो लोग भी नौकरी या बिजनेस की तरफ मूव करने लगे, और उसकी वजह से क्या परिणाम हुआ कि एक परिवार में आज 2 या 3 लोग अपना कमाई कर रहे हैं और वो ही 5-6 लोगों का परिवार है। तो कहीं ना कहीं एक पारिवारिक जो आय है वो बढ़ जा रही है, और वो बढ़ा हुआ हिस्सा किस तरफ जाएगा वो हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि आप सभी जानते हैं कि मार्केट में मेजरली 3 सेक्टर्स होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। इन 3 भागों में जो है मार्केट को बांटा गया है। लार्ज कैप का मतलब बहुत बड़े साइज की कंपनीज जो कि लगभग पैन इंडिया अपना प्रेजेंस रखती हैं, जैसे कि रिलायंस, आईसीआईसीआई, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सारी कंपनीज लार्ज कैप, एचडीएफसी बैंक। वहीं दूसरा मिड कैप, जो थोड़ा सा उसका प्रेजेंस हो सकता है, पैन इंडिया ना हो या ग्लोबल ना हो, थोड़ा सा साइज उनका छोटा हो सकता है। और स्मॉल कैप सबसे छोटे साइज की कंपनियां, जो हो सकता है 1 या 2 रीजन या 3 रीजन में अपना काम कर रही हो। तो दोस्तों, यहाँ पे इसको लार्ज और मिड क्या है, हमारे देश में जो मार्केट कैप के हिसाब से इन कंपनीज को सेबी ने जो है डिवाइड कर रखा है कि 1 से 100 तक की मार्केट कैप कंपनीज को लार्ज कैप कहा जाता है, 101 से 250 तक की मार्केट कैप कंपनीज को मिड कैप कहा जाता है, और 251 से 500 तक की मार्केट कंपनीज को जो है लार्ज कैप कहा जाता है। पर दोस्तों, एक इस स्लाइड में अगर आप ध्यान से देखिए तो हमने एक एनालिसिस किया है कि 2005 से 2025 तक अगर मैं बात करूं तो जो है मिड कैप इंडेक्स ने 17.47% के सीएजीआर से ग्रोथ की है। यानी अगर आपने 1 रुपया लगाया होता तो लार्ज कैप इंडेक्स में बना 17 रुपया, और उसी समय पर अगर आपका पैसा मिड कैप इंडेक्स में रहता तो आपका पैसा होता 28 गुना। या इसको ऐसा समझ लीजिए, 1 लाख रुपया लगाया होता तो यहाँ 17 लाख रुपया होता होता, और इसकी जगह पर मिड कैप में 28 लाख रुपया हो रहा होता। क्यों मिड कैप में क्यों ज्यादा ग्रोथ आई, इसका कारण जानते हैं। इसमें इसका कारण, बड़ा बड़ा जो कारण हमें नजर आता है, दैट इज सबसे पहला कि मिड कैप साइज की जो कंपनीज हैं उनका ग्रोथ करने का जो पोटेंशियल होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। दूसरा, इसमें थोड़ी हाई ग्रोथ कंपनीज होती हैं। ये लार्ज कैप और स्मॉल कैप का बीच का कड़ी है, इसको आगे हम जानते हैं कि इससे क्या बेनिफिट होता है, और लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का विकल्प हमारे बीच में है। सॉरी दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपसे कि 2005 से 2026 तक का, ये 30 जून 2026 तक का डेटा है मेरे पास, जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि कैलेंडर ईयर 2005 से 2026 तक सालाना लार्ज कैप इंडेक्स ने क्या पैसा बना के दिया है, मिड कैप इंडेक्स ने क्या परसेंटेज रिटर्न बना के दिया है, और स्मॉल कैप इंडेक्स ने क्या परसेंटेज रिटर्न बना के दिया है। तो दोस्तों, समरी में आप पाएंगे कि लार्ज कैप इंडेक्स का जो ग्रोथ परसेंट रहा जिगजैग करते हुए वो 14% वार्षिक चक्रवृद्धि रहा। मिड कैप इंडेक्स का जो ग्रोथ रहा वो 17% वार्षिक चक्रवृद्धि रहा। और वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स का जो ग्रोथ परसेंटेज है वो 16% वार्षिक चक्रवृद्धि रहा है। और अगर आप यहाँ पे पाएंगे तो हमने इसको जो है हाईलाइट करते हैं तो देखते हैं कि मिड कैप इंडेक्स ने ज्यादातर टाइम पर पॉजिटिव रिटर्न्स बना के दिए हैं, यानी गिरने की संभावना, जो गिरावट में गिरने की संभावनाएं जो होती है वो कम अभी तक रही है।
अब दोस्तों मिड कैप में क्यों, मिड कैप ही क्यों? देखिए दोस्तों, सबसे पहले हर कंपनी जो है वो छोटे रूप में स्टार्ट होती है। उसका एक छोटा रूप होता है, धीरे 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 वो हर्डल्स को सहन करते करते करते, जिग जैग करते करते वो आगे बढ़ती है। और जो स्मॉल कैप कंपनीज जो बहुत अच्छा कर रही होती हैं, वो धीरे 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 मिड कैप का पार्ट बन जाती हैं, और वो यहां से मूव करके और मिड कैप इंडेक्स की तरफ चली आती हैं। अगर अब मैं बात करूं कि मिड कैप में जो कंपनियां अच्छी कर रही होती हैं, वो धीरे धीरे मार्केट कैप उनका बढ़ता जाता है और वो लार्ज कैप की तरफ मूव करती है। लेकिन जो लार्ज कैप की कंपनी अगर उस मिड कैप कंपनी से अगर ज्यादा मार्केट कैप ग्रो नहीं कर रही है, तो क्या होगा कि वो शिफ्ट होकर के धीरे धीरे मिड कैप इंडेक्स की तरफ मूव हो जाती है। तो दोस्तों इसमें आपने एक चीज देखा कि स्मॉल कैप कंपनीज चूंकि बहुत छोटी होती हैं, तो यहाँ पे जिगजैग का परसेंटेज ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि छोटी से छोटी, चाहे सरकार की तरफ से कोई नॉर्म्स में कोई चेंजेस हो, ग्लोबली कोई चेंजेस हो, प्रॉफिट परसेंटेज में कोई शेयरिंग में चेंज हो, इन्वेस्टर्स के बिहेवियर में कोई चेंज हो, तो स्मॉल कैप कंपनीज को ज्यादा रिस्क होती है। वहीं जो स्मॉल कैप से बढ़कर के मिड कैप बन जाती है, उसका रिस्क कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाता है। वहीं अगर कोई मिड कैप लार्ज कैप से मूव हो गई, ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप की वो कंपनी खराब हो गई, लेकिन जो ज्यादा अच्छा कर रही है। अब मैं इसको एक एग्जांपल से शेयर करता हूं, जैसे डी मार्ट। आज की देश, आज की तारीख में हमारे देश के ज्यादातर हिस्सों में डी मार्ट मौजूद है। वो एक रिटेल सेक्टर का बड़ा किंग है। लेकिन वहीं पे मैं बात करूं कि 30 साल पहले जो कंपनी मार्केट के अंदर आई, वहीं पे आज के कुछ समय पहले जैसे जोमेटो या स्विगी, या आप लोगों के घर में आजकल ब्लिंकिट जैसी कंपनी जो डेली सामान प्रोवाइड करती है, उन कंपनीज का मार्केट कैप आज की तारीख में डी मार्ट से ज्यादा हो गया है। मतलब उसका कारण था, उन्होंने ई कॉमर्स के माध्यम से अपना ग्रोथ किया। तो ऐसा नहीं है कि डी मार्ट खराब हो गया, लेकिन जिन्होंने ज्यादा ग्रो करना किया है या करने की क्षमता रखता है, उसको मार्केट जरूर से जरूर रिवार्ड देता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज को और देखूंगा मैं कि स्मॉल कैप को हम ये बोल सकते हैं कि स्टार्टअप कंपनीज होती हैं। मिड कैप यानी कि जो ग्रोथ फेज की कंपनीज होती हैं। लार्ज कैप मतलब जो मैच्योर हो चुकी हैं। तो हमें अगर ज्यादा हमारी ग्रोथ पानी है, तो हमें ग्रोथ फेज के कंपनीज के साथ में अपना ज्यादा पोर्टफोलियो का एलोकेशन अपने रिस्क के एपेटाइट के हिसाब से रखना चाहिए। दूसरा दोस्तों, मैंने अभी शुरुआत में बताया कि टॉप 100 कंपनीज को लार्ज कैप बोला जाता है। लेकिन जब आप कभी पढ़ाई करेंगे या आप कभी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, तो पाएंगे कि ज्यादातर लार्ज कैप में या तो बैंकिंग कंपनीज होंगी, बड़ी एनबीएफसीज होंगी, टेक्नोलॉजीज कंपनीज होंगी, या आप कुछ बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आपको वहां पे मिलेगी। लेकिन अगर मैं मिड कैप की बात करूं, तो देखिए आपको बहुत बड़ी डाइवर्सिटी मिलती है, जैसे ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड्स, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, और बहुत कुछ, फाइनेंशियल सर्विसेज, डिफेंस, हेल्थ केयर, छोटी आईटी कंपनीज, मीडिया, एंटरटेनमेंट। यहाँ पे हमारे देश में कंजम्पशन की वजह से बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। बट ये कंपनीज जो हैं, वो लार्ज कैप के अंदर नहीं मिलती हैं। अभी के समय पर मिड कैप क्यों? पिछले 2 साल से आप लोगों ने देखा कि इक्विटी मार्केट में ज्यादा पैसा नहीं बना है, और कहीं ना कहीं जुलाई 2024 के आसपास ऐसा लगने लगा था कि जो मार्केट में है वो एक तरफा जो रैली चल रही है, और कहीं ना कहीं जो स्टॉक्स का वैल्यूएशन था वो प्रीमियम पर आ गया था। मतलब मार्केट हमेशा दो चीजों से चलता है, पहला चलता है अर्निंग, और दूसरा चलता है इमोशंस। जब इंसान के इमोशंस बहुत अच्छे होते हैं, तो महंगी से महंगी चीज भी उसको, मतलब जो है वो अच्छी लगने लग जाती है। इसको एग्जाम्पल से लेता हूँ, सोने का भाव जब 1,85,000 रुपये 10 ग्राम
हो गया था जनवरी 2026 में, तब हिंदुस्तान के इतिहास का मैक्सिमम सोना किसी एक महीने में बिका था। उसका क्या कारण था? लोगों को पता है वैल्यूएशन महंगी है, लेकिन जब इमोशंस अच्छे होते हैं तो वो चीज का दाम फिर सस्ता लगने लगता है, लेकिन वास्तविकता में होता नहीं है। लेकिन दोस्तों, पिछले 2 साल से हमारी जो मिड कैप कंपनीज हैं, उन्होंने अपना ग्रोथ तो बरकरार रखा, क्योंकि लोगों का कंजम्पशन हैबिट्स बढ़ रहा है। ये कंपनियां ज्योग्राफी वाइज ग्रोथ कर रही है, अपनी सेल्स में ग्रोथ कर रही है, प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है। लेकिन जो उनका प्राइस अगर नहीं बढ़ा है या कहीं ना कहीं गिरा है, तो उसका जो वैल्यूएशन है वो आज की तारीख में थोड़ा अट्रैक्टिव जोन में आया है। दूसरा दोस्तों, एक और बड़ा कारण जो हमें लगता है, पूरी दुनिया आज की तारीख में चाइना पहले चाइना पे डिपेंड हुआ करती थी मैन्युफैक्चरिंग और कई चीजों को लेकर के। लेकिन आज की तारीख में कोविड के बाद से ये सिनेरियो चेंज हुआ। दुनिया में वो एक और ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहां पे वो अपना मैन्युफैक्चरिंग का एक सेकंड बेस बना सके। तो इंडिया ही वो एक ऐसी जगह बनी जहां पे उन्होंने मेजर अपना बेस बनाया। तो ज्यादा जिन चीजों में हमने ग्रोथ किया है, दैट इज केमिकल एंड बियरिंग्स। तो इसमें हमारे पास लार्ज कैप में तो बहुत कम कंपनीज है, लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप में ज्यादा कंपनीज मौजूद है। इसी तरीके से इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे अभी कुछ दिनों पहले आपने एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ देखा, उससे पहले आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड देखा। ऐसे बहुत सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के आईपीओ देखे, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के आईपीओ देखे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, रियल एस्टेट कंपनीज। तो वो अपॉर्चुनिटीज लार्ज कैप के साथ में मौजूद नहीं है। इलेक्ट्रिफिकेशन, उसमें ऑटो कंपोनेंट्स, ईएमएस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटलिटी, होटल्स, एयरलाइंस, लाइफस्टाइल, वायर एंड केबल्स और होटल्स, इनमें लार्ज कैप की कंपनीज में मौका मौजूद नहीं है। लेकिन मिड कैप में और स्मॉल कैप में ये मौका हमारे पास में है। उसके अलावा मिड कैप में कुछ यूनिक कंपनीज हैं जो स्मॉल कैप में भी नहीं है और लार्ज कैप में भी नहीं है। जैसे एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल एंड कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स बनाने वाली कंपनियां। मैं नाम यहाँ जो भी ले रहा हूँ वो मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट आपको गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे बालाकृष्ण इंडस्ट्री, एस्कॉट कोबेटा, हॉस्पिटल्स में जुपिटर लाइफलाइन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आइडिया फोर्ड टेक्नोलॉजी, आईटी सर्विसेज में कोफोर्स, परसिस्टेंट, एम्फेसिस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में एपीएल, अपोलो ट्यूब, और ऐसी बहुत सारी, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में सीजी पावर एंड दीपक नाइट्रेट, ऐसी और भी कई कंपनीज का नाम मैं ले सकता हूं जिसकी अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ मिड कैप में मौजूद है। दोस्तों, हमारा मानना है जो आज भी वैल्यूएशन है, जो मैंने अभी आपसे शेयर किया कि पिछले 2 सालों में ग्रोथ, मार्केट के ग्रो नहीं करने से वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हुई है, लेकिन आज भी अपने 10 साल के एवरेज जो मीन वैल्यूएशन होता है उससे थोड़ा ऊपर आज भी वैल्यूएशन हमको लगता है। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको इकट्ठे करता यूनिट्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी राइट टाइम का अंदाजा लगाना या एकदम एग्जैक्ट अंदाजा लगाना नामुमकिन होता है। दोस्तों, इसके बाद में ये मैंने एक इंडेक्स परफॉर्मेंस देखा जिसमें मैंने कैलेंडर ईयर वाइज लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की ग्रोथ का जो है डेटा दिया है। इसमें ग्रीन और येलो, इसको दो भागों में हमने, ग्रीन, येलो और व्हाइट, इनको 3 भागों में हमने बांटा है। तो आप यहाँ पाएंगे कि मैक्सिमम टाइम जिन लोगों ने आउट परफॉर्म किया वो जो है वो आपका मिड कैप ही रहा है। दोस्तों, मिड कैप में ये जो भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो अपनी रिस्क एपेटाइट को आपको ध्यान में रखते हुए करना है, क्योंकि लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप इस कैटेगरी से थोड़ा सा ज्यादा, ये थोड़ी छोटी, लार्ज कैप से थोड़ी छोटी कंपनीज हैं, तो वॉलेटिलिटी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होंगी। तो रिस्क और रिवार्ड एक दूसरे के साथ चलते हैं। अब लेकिन इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी हमें अगले कई सालों तक लग रही है।
बीच बीच में हर्डल्स आप लोगों के बीच में आएंगे, जैसे अभी वर्तमान में मार्च से लेके अभी तक आप एक अमेरिका, ईरान और इजराइल का एक सामूहिक युद्ध देख रहे हो, जिसकी आंच पूरी दुनिया में लगी है। लेकिन दोस्तों सूनर और लेटर मार्केट उसको भांप गया है कि ऑयल या गैस की सप्लाई अदर कंट्री से भी लाई जा सकती है, और ये युद्ध ज्यादा दिन नहीं चल सकता। ये सिर्फ अपने ईगो की लड़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें लगता है कि वो जो फेज था मेजर करेक्शन का, वो निकल गया है। और अभी भी हमें लगता है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के जो नंबर्स आ रहे हैं, वो बहुत ही अट्रैक्टिव नंबर्स आ रहे हैं। हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो उसके नंबर्स बढ़ते हुए क्रम में आ रहे हैं। और आगे भी हमें लगता है कि उसमें ड्रास्टिकल ग्रोथ अगले कुछ सालों में आनी है। इसके अलावा हमारे देश की पर कैपिटा जो इनकम भी है और जीडीपी भी है, वो तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों मैंने पहले भी आप लोगों को पुराने सेशंस में चीज का जिक्र किया था कि अभी हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो $2880 है। और पहले इनमें से पहला जो $1000 होता है वो इंसान की बेसिक नेसेसिटीज में जाता है। उसके बाद 1100 से लेके 2000 जो डॉलर होता है वो बेसिक नेसेसिटीज से ऊपर, जैसे लाइफ स्टाइल हमारी जो है उसमें जाता है। और उसके जो ऊपर की रकम होती है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एसेट्स या फिजिकल एसेट्स की तरफ उसका झुकाव होता है। तो अभी के समय पर ऐसा देखने में आया है कि कोविड के बाद से लोगों का फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ झुकाव बढ़ा है। तो दोस्तों मिड कैप के प्रति हम क्यों आश्वस्त हैं ज्यादा? देखो, एक तो फाइनेंशियलाइजेशन हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। 2020 से पहले मात्र 1.25 करोड़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स मार्केट में मौजूद थे, जिसका नंबर आज 5.5 करोड़ क्रॉस कर गया है। डीमेट अकाउंट करीब करीब 22 करोड़ नंबर्स क्रॉस कर गया है। बैंक अकाउंट हम लोगों के पास सभी के घरों में 3-3 4-4 बैंक अकाउंट लगभग सबके हो गए हैं। तो ये फाइनेंशियलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, मिड कैप कंपनीज उनमें ज्यादातर मौजूद मिलेंगी। राइज ऑफ मास एफ्लुएंट पॉपुलेशन एंड कंजम्पशन, हम लोगों का जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मैंने पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा कि अमेजोन, स्विगी, जोमेटो, जिससे दिन रात लोग ऑर्डर कर रहे हैं, ये कंजम्पशन जो है ये कहीं ना कहीं मिड कैप कंपनीज को ज्यादा अच्छा सहारा देता है। अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ हमारे बिजनेस मूव हो रहे हैं, क्योंकि छोटी कंपनीज जो है वो छोटा छोटे जो हर्डल्स आते हैं उसको सहन नहीं कर पाती हैं। और कहीं ना कहीं जैसे कि फॉर एग्जांपल एक नंबर की बिलिंग में जो काम करना होता है, जीएसटी के रूल्स को फॉलो करना होता है, तो वो नहीं कर पाती हैं। तो मिड कैप कंपनीज ज्यादा कंफर्टेबल उसमें होती है। ह्यूमन कैपिटल, एक्सपोर्ट पुश, मैन्युफैक्चरिंग रिवाइवल, पब्लिक से प्राइवेट कंपनीज की तरफ हमारा पहले हमारे देश के ज्यादातर जो बिजनेसेस होते थे वो पब्लिक सेक्टर में मौजूद होते थे, आज प्राइवेट सेक्टर की तरफ रुझान हो रहा है। और अगर मैं सिंपल अगर अगले 2 साल के हमारे व्यूज की बात करें, तो हमें लगता है कि ये कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिसर्च है 30 जून की, कि 2026 में जो हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ है वो 8% की रफ्तार से बढ़ी है, लेकिन 2027 जो ये करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें 17% की रफ्तार से बढ़ेगी। 2028 में ये लगभग 14% की रफ्तार से बढ़ेगी। और दोस्तों, जितना कॉर्पोरेट अर्निंग बढ़ता है उतना मार्केट बढ़ता है। और अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो अभी हमें पीई हम लोग देखते हैं पीईजी रेशियो, प्राइस अर्निंग वर्सेस ग्रोथ रेशियो। तो वो रेशियो में अगर हम देखें तो मिड कैप जो है हमें काफी सूटेबल हमें लगता है। कि कई की सेक्टर्स हैं मिड कैप के जिनमें बहुत अपॉर्चुनिटी लगती है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, रियल एस्टेट, कंज्यूमर सर्विसेज, टूरिज्म। तो ये सब हमारे पास मिड कैप के अंदर मौजूद हैं। कहीं ना कहीं मिड कैप के अंदर स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के मुकाबले थोड़ा सा वॉलेटिलिटी भी कम होता है। वहीं पर अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, वहीं पे अगर मैं अगर अप्रैल 2005 में अगर मैंने ये तीनों इंडेक्स में अगर पैसा अपना लगाया होता
तो देखिए मुझे क्या ग्रोथ हासिल हुआ। तो मैंने यहाँ पे अगर अप्रैल 2005 में 10,000 रुपया लगाया है, तो लार्ज कैप में मेरा पैसा बढ़ करके जो है 13.6% की रफ्तार से ग्रोथ होते होते ग्रोथ हुआ है। मिड कैप में ये रफ्तार से 17% की रफ्तार से ग्रोथ हुआ है स्मॉल कैप में। और उसका परिणाम ये रहा कि जो है मेरा ज्यादा जो रिटर्न बना वो मेरे को मिड कैप इंडेक्स में 10,000 का 2,90,000 बना, स्मॉल कैप में 225 बना, और मेरा लार्ज कैप के अंदर मेरा 1.5 लाख रुपया बना। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि मेरे को ड्रॉ डाउन्स और उनकी बात करूं, जब मार्केट में टर्बुलेंस आते हैं तो मुझे मिड कैप में कम टर्बुलेंस दिखाई देते हैं। और हमारा कन्विक्शन इसलिए भी है क्योंकि इस क्षेत्र में काफी सारे इनोवेशंस हो रहे हैं। इन कंपनीज के पास थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होता है, ग्रोथ करने की शक्ति है, और मार्केट के चेंजेस को ये आसानी से अडॉप्ट कर पाते हैं। और डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत सारा हमारे पास में मौजूद है। और अगर किसी ने अगर इसमें लमसम के जगह पर एसआईपी भी अपना किया होता, तो हमने ये बैकडेटेड कैलकुलेशन किया है कि अगर आपने 1 अप्रैल 2005 को लमसम लगाया और 30 जून 2026 को अपना वैल्यूएशन देखते हैं, तो मिड कैप इंडेक्स में 10,000 के 1,000 के 29,000 रुपए बने, 29 गुना ग्रोथ किया। और अगर मैं देखूं कि 2011 में ये पैसे मैंने अगर लगाए होते और 30 जून 2024 को देख रहा होता, तो उस समय मेरा मिड कैप 150 इंडेक्स था 2695 पॉइंट पर, जो बढ़ के 29,000 हो गया है। अगर मैंने लमसम लगाया है तो 2011 में 10 लाख रुपया, तो आज उसका वैल्यू जो आ रहा है वो 1,07,00,000 रुपया आ रहा है। और अगर मैंने एसआईपी के माध्यम से निवेश किया है तो मुझे 18.9% का सीएजीआर मिला है, और 86 लाख रुपीज जैसा मेरा वैल्यूएशन बना है। और आगे भी हमें अच्छी संभावनाएं इस क्षेत्र में लगती है। अगर आप लोगों ने इसमें 3 तरीके से पैसा लगाया जा सकता है। लमसम भी आप निवेश कर सकते हैं, एसआईपी तो आप लोग सभी लोग जानते ही हैं। लेकिन अगर आप लोगों का एसआईपी भी चल रहा है, और अगर जब वैल्यूएशन अच्छी है या मार्केट में गिरावट का दौर आता है, तो आपको लमसम पैसे भी अपने निवेश करके जो है बड़ी वेल्थ बना सकते हैं। तो दोस्तों, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। भी क्वेश्चन आंसर हैं इससे रिलेटेड, तो प्लीज आप मुझे पूछ सकते हैं कि इस समय पर हमें क्या स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है और क्यों अच्छी लगती है। दोस्तों, एक एग्जांपल मैं आप लोगों के बीच में और शेयर करना चाहूंगा। आ, इसको अगर मैं बैकडेटेड रिटर्न्स के ऊपर देखना चाहूंगा कि हम लोग लार्ज कैप की बजाय मिड कैप को अभी प्रिफर क्यों कर रहे हैं, तो मैं एक मेरा दोस्तों, एक एवरेज जो बच्चा अपना कैरियर स्टार्ट करता है, वो लगभग 20 से 25 की उम्र में स्टार्ट करता है, और 55 से 60 साल की उम्र में वो अपना कैरियर जो है वो फिनिश करता है। लेकिन अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, अगेन ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों की जानकारी के लिए। तो मैं एक लार्ज कैप और एक लार्ज एंड मिड कैप, दो कैटेगरीज का एग्जांपल लेता हूं कि मैंने वहां पे 10-10 लाख रुपया एक बार वन टाइम जमा कर दिया, या इस उदाहरण को थोड़ा छोटा कर देता हूं कि मैंने 1 लाख रुपया ही दोनों जगह पर अपना पैसा जमा किया। और तीसरा, साथ में मैंने अपना पैसा पीपीएफ में भी उसी समय पर 1 लाख रुपया जमा किया। तो आप इस उदाहरण में पाएंगे कि सेम डेट सेम अमाउंट हमने तीनों जगह पे जमा किया, लेकिन आज तीनों की वैल्यूएशन में दिन और रात का अंतर है। एक जगह पर देखिए आपका लगभग 4.5 करोड़ रुपया बना,
दूसरी जगह पर देखते हैं तो 1.5 करोड़ रुपया बना। तीसरी जगह पर देखते हैं तो मात्र 12,85,000 रुपया बना है। तो दोस्तों मैं बार बार आप लोगों से हमेशा एक ही हर सेशन में एक ही निवेदन करता हूँ, जितनी हमारी नॉलेज बढ़ेगी उतना ही हमारा ग्रोथ जो है वो बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ही मैं अपनी प्रेजेंटेशन को खत्म करता हूँ। अभी आपके कोई क्वेश्चन आंसर हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों चैट बॉक्स में आया है, म्यूचुअल फंड इज बेटर और इक्विटी, प्लीज गाइड। तो दोस्तों मेरा एक सवाल है कि ज्यादातर हम में से लोग जो है नौकरी पेशा है या बिजनेस में काम करते हैं, और जित इंडिविजुअल स्टॉक्स को खरीदने में आपको हर एक का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, और बिजनेस के डायनेमिक्स कभी भी चेंज हो सकते हैं। जैसे आज के 2 साल पहले हम नहीं जानते थे कि एआई का इतना बड़ा रूप आएगा। आज एआई हर बच्चा बच्चा यूज कर रहा है, और उसकी वजह से आईटी कंपनीज का भी भविष्य काफी जो है अधर में आ चुका है। इसी तरीके से दोस्तों मैंने एक एग्जांपल दिया डीमार्ट का आप लोगों को। डीमार्ट अगर किसी ने खरीद के रखा, और मान जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया ब्लिंकिट या जो नई ई कॉमर्स कंपनीज आने से उनकी ग्रोथ ज्यादा हो रही है, तो जो डीमार्ट का जिसने स्टॉक खरीद के रखा आज उसको पिछले 3 साढ़े 3 साल हो गए जीरो रिटर्न है। इसी तरीके से एचडीएफसी बैंक, मैंने मेरे आप लिंक्डइन के साथ आप मेरे से जरूर जुड़िए, क्योंकि वहां पे मैं डेली कुछ ना कुछ अपनी सोच या एग्जाम्पल्स के साथ अपने आर्टिकल शेयर करता हूँ। तो जैसे एचडीएफसी बैंक है, पिछले 5 साल से उसका रिटर्न जीरो है। टीसीएस पिछले 7.5 साल का रिटर्न जीरो है। आपका कॉलगेट पामोलिव, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, ऐसी ढेर सारी बहुत अच्छी बेहतरीन कंपनियां हैं जिनका 5 5 7 7 10 10 साल का रिटर्न जीरो हो चुका है। तो इसीलिए दोस्तों हमें इंडिविजुअल स्टॉक्स को खरीदने से बचना चाहिए। अगर आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है तो ही आप खरीदिए, अदरवाइज म्यूचुअल फंड कंपनीज 1 से 1.5% अपना फीस चार्ज करती है। वहाँ फंड मैनेजर इन सब चीजों को समझता है, वहाँ बहुत बड़ी उनकी टीम होती है, और वो आप लोगों के लिए काम करके पैसा बना के देते हैं। तो दोस्तों मेरा सजेशन है कि इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीदने की बजाय आप म्यूचुअल फंड, पीएमएस, एआईएफ या एसआईएफ के साथ ही अपना निवेश करें। Thanks for watching.